नमस्कार दोस्तों, एमएसपी जीके ग्रुप पर आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हाल ही में आज सुबह आपने एक न्यूज सुना होगा। जो यूनेस्को है, वर्ल्ड के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस यूनेस्को ने हमारे हिंदुस्तान में जो दुर्गा पूजा है, उस दुर्गा पूजा को विश्व सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। अभी हाल ही में 16 दिसंबर 2021 की मॉर्निंग को। अब ये यूनेस्को क्या है, अबाउट यूनेस्को क्या काम करता है, कब इसका गठन किया गया था, कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, इन प्रेजेंट टाइम इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है, इंडिया के साथ इसका क्या लिंक है, और हर दूसरे तीसरे महीने यूनेस्को वर्ल्ड के अंदर करंट में रहता है और भारत के साथ भी करंट में रहता है। तो अबाउट यूनेस्को, इसके बारे में बात करेंगे। यूनेस्को, ठीक है, ये वर्ल्ड के अंदर एक शॉर्ट फॉर्म में नाम है यूनेस्को, यानी कि UNESCO। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में नाम है, इसका फुल फॉर्म भी बनता है। काफी बार एग्जाम के अंदर कुछ शॉर्ट टर्म डाल के उसका फुल नेम भी पूछ लेते हैं। तो जो ये यूनेस्को है ना, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल नेम है। इस यूनेस्को संस्था के नाम के आगे आप लोग देख रहे हो यूएन शब्द लिखा हुआ है, यानी कि यूएन। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के आगे यूएन वर्ड लिखा मिले ना आपको, तो वो दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो उसका पार्ट होता है। तो यूनेस्को भी उस यूएनओ का ही एक अंग है। तो करंट में यूनेस्को आज मॉर्निंग में भी करंट में आया भारत के साथ, और आज से 2-3 महीने पहले भी इंडिया के साथ लिंक में करंट के अंदर अपडेट था। तो जो यूनेस्को है ना, इसका जो गठन है, इस यूनेस्को की स्थापना सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि सन 1945 में जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उस सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में शांति को बढ़ावा देने के लिए इस यूनेस्को का गठन किया गया था, इसका फॉर्मेशन किया गया था। यानी कि इसकी स्थापना की अगर हम बात करें ना, तो यूनेस्को का जो फॉर्मेशन है वो 16 नवंबर सन 1945 में किया गया था। 16 नवंबर सन 1945 को इसका गठन किया गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए। हेडक्वार्टर की इसकी बात करें, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ज्यादातर बुक में इसकी फॉर्मेशन का जो समय है वो 1946 मिलेगा। 1945 में इसका गठन किया गया था, 46 से वैसे ये कार्य कर रहा है, अनेकों क्षेत्र में कार्य कर रहा है, शिक्षा क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अनेकों इसके फील्ड है, कार्य क्षेत्र इसके अनेक प्रकार के हैं। तो सभी बात करेंगे अपनी आज की वीडियो में, क्या क्या काम करता है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में इसका गठन किया गया था। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें यूनेस्को का, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर, जो इन प्रेजेंट टाइम में फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जो विश्व में सिन नदी के किनारे यानी कि सुंदरता नगरी के कारण से भी विख्यात है। इस यूनेस्को संस्था के एक सबसे बड़ा पद होता है डायरेक्टर जनरल, ठीक है, यानी इसका जो महासचिव है। एग्जाम के अंदर आपसे पूछेंगे वर्तमान में यूनेस्को के महासचिव कौन है, तो इन प्रेजेंट टाइम जो इसका महासचिव है ना यूनेस्को का, वो एक लेडीज है, फ्रांस की महिला है, उसका नाम है ओंद्रे ओजुले। ठीक है, ये इस यूनेस्को संस्था की 11वें नंबर की महासचिव, यानी कि इसके सबसे बड़े पद पर इन प्रेजेंट टाइम कार्यरत है यूनेस्को की वर्तमान में महासचिव ओंद्रे ओजुले। तो स्थापना 1945 में किया गया था यूनेस्को का, हेडक्वार्टर पेरिस में, और इसका डायरेक्टर जनरल या जनरल सेक्रेटरी इसका जो है वो वर्तमान में ओंद्रे ओजुले है, 11वें नंबर के। अगर इसके फर्स्ट महासचिव की बात करें, यानी इसका जो पहला महासचिव था वो किसे बनाया गया था। ज्यादातर क्या होता है एग्जामिनर फर्स्ट वगैरह का भी नाम कवर कर लेते हैं। हाल ही में रिसेंटली की बात करें तो ओंद्रे ओजुले कुछ समय पहले बनी थी, फ्रांस की महिला है, और ये फ्रांस की पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री भी रह चुकी है। ठीक है, लेकिन इसका फर्स्ट महासचिव की बात करें ना, तो एक इंसान है यूके का, यानी यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है, जिसका नाम है जूलियन हेक्सले। ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा ये जूलियन हेक्सले। ये कुछ बेसिक चीज है अभी यूनेस्को की, उसके बाद हम ये यूनेस्को किस करंट में उसके बारे में बात करेंगे। तो 2-3 पॉइंट मैंने 2-3 फैक्ट इसके बताए हैं। जूलियन हेक्सले इसके पहले महासचिव थे, और वर्तमान में इसके महासचिव की बात करें तो ओंद्रे ओजुले। और इसमें टोटल अगर हम मेंबर की बात करें, टोटल सदस्य देशों की बात करें ना, तो आज की तारीख में 193 इसके अंदर टोटल देश है। कुल यूनेस्को में सदस्य देशों की संख्या 193 है, और इसके साथ साथ 11 इसके अंदर कुछ ऐसे देश है जो इसके एसोसिएट मेंबर है, यानी कि इसके सहयोगी देश है। लेकिन एग्जाम की अगर बात करें तो इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या पूछी जाती है, जो कि आज की तारीख में 193 देश है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें यूनेस्को की शुरुआत के कुछ पॉइंट है। यूनेस्को के 193 देश है, लेकिन अभी कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि हाल ही में यूनेस्को से कौन से 2 देश रिजाइन देकर जा चुके हैं। तो आज की तारीख में बता रहा हूं 193 देश है, लेकिन कुछ समय पहले यानी कि
सन 2018 में इस यूनेस्को से 2 देश एग्जिट हो चुके हैं, यानी कि वो 2 देश इस यूनेस्को की सदस्यता से त्याग पत्र देकर जा चुके हैं। और जो 2018 में 2 देश निकल कर गए हैं ना, उनमें एक देश तो यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और एक देश इसके अंदर आ जाएगा इजराइल। ठीक है, तो अमेरिका और इजराइल अब यूनेस्को के मेंबर नहीं है। इन दोनों देश के चले जाने के बाद यूनेस्को में आज की तारीख में 193 देश बचे हैं। कुछ समय पहले इसमें 195 देश थे, 195 कंट्री थे, लेकिन वर्तमान में 193 देश है। तो ये कुछ बेसिक चीजें यूनेस्को की। अब जो यूनेस्को है ना, अलग अलग फील्ड में काम करता है, जैसे कि मैंने बताया था, सांस्कृतिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, इन अलग अनेकों कार्य क्षेत्र एक तरह से इसके है। जैसे कि एक एग्जांपल से अगर मैं बताऊं, वर्ल्ड के अंदर कोई भी हिस्टोरिकल पैलेस है, यानी कि ऐतिहासिक स्थल, या वर्ल्ड के अंदर कोई भी एक तरह से नेचुरल साइट है, कोई भी प्राकृतिक क्षेत्र है। अब दोनों में अंतर क्या है? ऐतिहासिक स्थल जैसे कि कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ताजमहल, जंतर मंतर वगैरह वगैरह। सेम इसी तरह नेचुरल जो भी प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं, हिमालय, कंचनजंगा, अरावली रेंज, एंडीज, है ना, सागर समुद्र जो भी है, तो जो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐतिहासिक या जो प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं ना, ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे लोकेशन को यूनेस्को अपनी लिस्ट में शामिल करता है। और लिस्ट में शामिल करने के बाद इन फ्यूचर टाइम में उनका यूनेस्को संरक्षण करता है, उन धरोहर को बचा के रखता है। यानी कुल मिलाकर वर्ल्ड की संस्कृति को बचाए रखने का कार्य भी यूनेस्को का है। हाल ही में आज की सुबह यानी कि मॉर्निंग में यूनेस्को ने हमारे भारत की दुर्गा पूजा को भी विश्व सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है, तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, अब कुछ समय पहले यानी कि आज से 2-3 महीने पहले यूनेस्को ने हमारे देश के 2 ऐतिहासिक क्षेत्रों को शामिल किया गया था। और उन 2 क्षेत्रों को शामिल करने के बाद, लिस्ट में शामिल करने के बाद, आज यूनेस्को क्षेत्र में हमारे देश के टोटल 40 ऐसे एक तरह से साइट है, कुल 40 ऐसे पॉइंट है जो यूनेस्को में शामिल हो चुके हैं दिसंबर 2021 तक की अगर मैं बात करूं तो। अभी 40 कौन कौन से क्षेत्र है, और करंट की बात करें तो यूनेस्को में भारत के कौन से 2 क्षेत्र हाल ही में शामिल किए गए हैं, उनके बारे में एक तरह से हम कवर करेंगे, उनके बारे में हमें याद करना है। ठीक है, अब देखिए यूनेस्को के 2021 के 44वें सेशन में हमारे भारत के 2 ऐतिहासिक क्षेत्र को शामिल किया था, जैसे कि मैंने बताया था। उनमें एक तो रामापा मंदिर जो कि दक्षिण भारत के अंदर है, उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरा धौलावीरा। तो अबाउट धौलावीरा ये यूनेस्को लिस्ट में 2021 में शामिल हो चुका है। 2021 में यूनेस्को के अंदर भारत के 2 ऐतिहासिक क्षेत्र शामिल किए गए थे। फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं धौलावीरा की। अब जो धौलावीरा है ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐतिहासिक स्थल है। अबाउट धौलावीरा कहां पर है, ये किसने इसकी खुदाई की थी, और इसकी क्या क्या विशेषता है। 2021 के आईएएस प्रीलिम्स के पेपर में इस धौलावीरा का ही विशेषता पूछा गया था, अगर आपने आईएएस प्रीलिम्स का पेपर देखा हो तो देखिए जो ये धौलावीरा है ना, ये इन प्रेजेंट टाइम में गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, खदीर बेट नामक स्थान पर। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के खदीर बेट नामक स्थान पर ये धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के एक ऐतिहासिक स्थल है, एक क्षेत्र है। इसके उत्खनन की अगर बात करें तो 1967 और 1968 के टाइम पीरियड में, यानी 1967 और 1968 के टाइम पीरियड में जगपत जोशी के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। लेकिन यहां पर जगपत जोशी को कोई खास प्रमाण इस क्षेत्र में, इस साइट पर मिल नहीं पाए। उसके बाद इसी धौलावीरा की एक व्यापक तरीके से, व्यापक पैमाने पर इसकी खुदाई की गई थी 1990 ईस्वी के दौरान। 1990 और 1991 के समय के बीच में व्यापक पैमाने पर धौलावीरा का उत्खनन किया गया। और जब इसका उत्खनन किया जा रहा था तो उस समय गाइड करने वाले एक इतिहासकार हुआ करते थे जिसका नाम था रविंदर सिंह बिष्ट, यानी कि RS बिष्ट। तो कई पब्लिकेशन बुक क्या करती है, कई में आपको जगपत जोशी का नाम मिलेगा और कई में RS बिष्ट का। दोनों ही सही है, लेकिन अगर आप थोड़े बड़े लेवल का एग्जाम जाओ, वहां पर स्टेटमेंट अगर आपको देखने को मिले तो ये दोनों पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इसमें क्या समझोगे, 1967 में धौलावीरा का उत्खनन किया गया था जगपत जोशी के द्वारा, लेकिन कोई खास इनको यहाँ पर फायदा मिल नहीं पाया था। तो इसका उन्हें 1990 में व्यापक स्तर पर इसको खुदाई किया गया था धौलावीरा का। और जब इसका खुदाई किया गया था रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा, तो यहाँ पर काफी विशेष प्रमाण हमें देखने को मिले, जो कि हम बात करने वाले होंगे।
जो धोलावीरा है ये दो नदियों के बीच में स्थित है, मनसर और मनहर नामक दो नदी है गुजरात के अंदर, कोई ज्यादा बड़ी नदी नहीं है वैसे ये, तो मनसर और मनहर नदी के बीच में ये धोलावीरा अवस्थित है। अब यहाँ पर क्या क्या विशेषता मिली है, तो देखो मेन अगर विशेषता की बात करें ना, यहाँ पर धोलावीरा में हमें खुदाई के अंदर प्रमाण मिले हैं, जैसे कि आपने कभी इतिहास के अंदर पढ़ा हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, तो कौन सी चीजें कहां पर खुदाई के दौरान मिली है, जैसे कि काफी स्थल थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनवाली, मांडा, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, लोथल, दुनिया भर के थे। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें खुदाई के दौरान अवशेष में मिली है वो ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस धोलावीरा के अंदर कौन कौन सी विशेषता मिली थी खुदाई के अंदर, जो कि 2021 में वर्ल्ड के अंदर यूनेस्को लिस्ट में भी शामिल हो चुका है। तो देखो विशेषता की बात करें तो एक तो जलकृत कुएं, यानी कि आज जो वर्षा का जो पानी होता है उसको हम इकट्ठा करने के लिए, जैसे तमिलनाडु में पहली बार ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू किया गया था वर्षा के पानी को बचाने के लिए, तो उस समय भी ऐसा सिस्टम हुआ करता था। जलकृत कुएं जो है ना, जलकृत कुएं के जो प्रमाण है वो धोलावीरा के अंदर मिले थे, और यही क्वेश्चन अभी 2021 के IAS प्रीलिम्स में पूछा गया था कि सिंधु घाटी का वो कौन सा स्थल है जहां पर जल कुंड के प्रमाण मिले हैं। तो सिंधु घाटी के अंदर जल कुंड के प्रमाण धोलावीरा के अंदर प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, एक दूसरा इसके अंदर पाषाण यानी कि पत्थर के बड़े बड़े स्तंभ यहां से प्राप्त हुए हैं, पत्थर के बड़े बड़े, जैसे कि आपने अशोक स्तंभ का नाम सुना होगा, इसी तरीके से एक पत्थर का स्तंभ है, तो पत्थर का जो स्तंभ है वो भी इस धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट इसकी विशेषता बात करें तो एक हड़प्पा स्क्रिप्ट के अंदर यानी कि हड़प्पा लिपि में एक यहाँ पर अभिलेख मिला है, छोटा सा अभिलेख, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लेख है लेकिन एक लघु अभिलेख है हड़प्पा लिपि में। ठीक है, तो वो भी धोलावीरा से ही हमें प्राप्त हुआ है। और इस सिंधु घाटी के जितने भी क्षेत्र है ना, तो एकमात्र सिंधु घाटी में एक ऐसा प्रमाण है खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, वो भी धोलावीरा से ही हमें प्राप्त हुई है गुजरात के अंदर से। दूसरा इसके अंदर एक शैली की अगर बात करें, घर निर्माण की बात करें, तो एक विशेषता यहां पर हमें प्राप्त हुई है, जो कच्ची ईंटें हुआ करती थी वहां पर, उस समय कच्ची ईंटों को पत्थरों के साथ कंबाइंड करके चिनाई करने की जो कला है ना, वो भी हमें गुजरात के धोलावीरा से ही प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे यूनेस्को के अंदर भारत के दो क्षेत्र शामिल किए गए 2021 के अंदर, जिसमें एक धोलावीरा है। तो धोलावीरा की मैंने आपको पूरी डिटेल ही बता दी अबाउट धोलावीरा जो यूनेस्को में गया है, इसकी विशेषता क्या है एंड धोलावीरा का ऐतिहासिक पॉइंट क्या है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद करना है। सेकंड जो पॉइंट है वो है रामापा मंदिर, जो कि दक्षिण भारत के अंदर है। देखिए रामापा मंदिर ये दक्षिण भारत के अंदर एक हिंदू मंदिर है, इसको भी यूनेस्को लिस्ट के 44वें सेशन में 2021 के अंदर शामिल कर लिया गया है। और ध्यान रहे इन दोनों क्षेत्रों को, यानी कि एक तो मैंने अभी आपको बताया था धोलावीरा और एक ये रामापा मंदिर, इसके बारे में बात करेंगे हम रामापा मंदिर। तो धोलावीरा प्लस रामापा टेम्पल, इन दोनों को मिलाकर आज 2021 की अगर मैं बात करूं तो यूनेस्को के अंदर हमारे देश के टोटल 40 क्षेत्र शामिल हो चुके हैं। तो जो ये रामापा मंदिर है, ये रामापा मंदिर को हम लोग एक उपनाम से जानते हैं जिसका नाम है रुद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, रुद्रेश्वर मंदिर भी आपको ये एग्जाम के अंदर मिल सकता है या रामापा मंदिर के नाम से भी आपको नाम मिल सकता है, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, या तो रामापा मंदिर बोल दो या रुद्रेश्वर मंदिर बोल दो, बात एक ही है। इसके अगर लोकेशन की बात करें तो तेलंगाना के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मुलुंगू डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना के मुलुंगू डिस्ट्रिक्ट के पालमपेट नामक स्थान पर। ठीक है, तो लोकेशन देखना, वैसे तो ज्यादातर एसएससी वगैरह इसकी लोकेशन पूछे तो स्टेट का नाम ही पूछेंगे, तो तेलंगाना स्टेट के मुलुंगू डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन पालमपेट मेन स्थान है, वहां पर रामापा मंदिर अवस्थित है। इसका निर्माण सन 1213 ईस्वी के अंदर किया गया था। सन 1213 में इसका निर्माण एक काकतीय वंश का राजा था जिसका नाम था गणपति देव। इस काकतीय वंश के शासक गणपति देव का एक सेनापति हुआ करता था रेचारला रुद्र। ठीक है, तो उसके द्वारा रामापा मंदिर का निर्माण किया गया था, यानी कि ये काकतीय जो डायनेस्टी हमारे देश के अंदर हुआ करती थी, जिसके शासन काल में और इसके साम्राज्य में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी अटैक किया गया था, मलिक काफूर को एक तरह से भेजा गया था, तो वही ये एक तरह से काकतीय डायनेस्टी का शासक है, जो कि हम इतिहास के अंदर पढ़ेंगे मिडावल इंडिया में। तो निर्माण करने वाले गणपति देव के एक सेनापति थे रेचारला। इस रेचारला रुद्र के द्वारा रामापा मंदिर का निर्माण सन 1213 ईस्वी के अंदर किया गया था। तो ये तो इसकी कुछ ऐतिहासिक फैक्ट है, समझ जाओगे, जो कि 2021 में ये रामापा मंदिर ऐड हो चुका है यूनेस्को की ऐतिहासिक कैटेगरी के अंदर। अब इस मंदिर को है ना कई बार पूछ लेते हैं कि ये मंदिर कौन से देवता को समर्पित है। ठीक है, तो देखो नाम से लग रहा है रुद्रेश्वर मंदिर, तो ये जो भगवान शिव को समर्पित है मंदिर, लेकिन
इस भगवान शिव जी को है ना यहाँ पर हम रामलिंगेश्वर के नाम से एक तरह से पूजा करते हैं। तो देखो रामलिंगेश्वर नाम आ रहा है, कभी इसमें राम ऐड कर दो ना, भगवान राम को समर्पित नहीं है, ये भगवान शिव को समर्पित है रामापा मंदिर। जैसे कि दक्षिण भारत में जो चोल डायनेस्टी है, चोला डायनेस्टी है, उसके ज्यादातर जो मंदिर उनके काल में बनाए गए थे, तो ऐसे पूछती कई बार कि ये चोल डायनेस्टी के जितने भी मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है, तो वो भी भगवान शिव को समर्पित है। और वैसे भी ज्यादातर दक्षिण भारत में या तो भगवान विष्णु या भगवान शिव को ही समर्पित है ज्यादातर मंदिर जो भी वहां पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो रामलिंगेश्वर शिव, इसको मंदिर की अगर हम बात करें किस देवता को समर्पित है, तो रामलिंगेश्वर को समर्पित है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है जी। उसके बाद इसके एक मंदिर की एक विशेषता और बताए ना, तो एक इटली के व्यक्ति हुआ करते थे मार्को पोलो, जो कि मैंने आपको इतिहास में इसके बारे में बता भी रखा है। इटली के एक मार्को पोलो था जिन्होंने अपने चाचा जी के साथ एशिया यानी कि मध्य एशिया, चाइना एंड भारत के दक्षिण जो हिस्सा था, दक्षिण पार्ट था भारत का, साउथ इंडिया, तो मार्को पोलो ने मध्य एशिया की, चीन की और दक्षिण भारत की यात्रा की थी। जब ये दक्षिण भारत की यात्रा पर था ना, तो इसी मार्को पोलो के द्वारा इस मंदिर की एक वर्णन किया गया था इसमें, कि जो ये मंदिर है ना, ये मैं बता दूं एक स्टार है। ठीक है, उस एक स्टार बना रखा है, चबूतरा जो है वो एक स्टार की तरीके से बना रखा है, स्टार की आकृति में डाल रखा है। उस स्टार की आकृति पर इस मंदिर का निर्माण कर रखा है। और मार्को पोलो ने यही कहा था कि दुनिया में अगर कोई स्टार मंदिर देखना है तो वो हिंदुस्तान के अंदर स्थित रामापा मंदिर है। तो मार्को पोलो के द्वारा भी इसकी स्टार एक तरह से वर्णन कर रखा है, इसके स्टार आकृति का भी उन्होंने एक विशेषता बता रखी है। तो कुछ 2-3 पॉइंट है इसके रामापा मंदिर के, यूनेस्को लिस्ट में ये शामिल हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो भारत के 40 क्षेत्र है ना यूनेस्को लिस्ट के अंदर, उन 40 क्षेत्र के अंदर हमारे देश के 32 ऐसे स्थल है जो सांस्कृतिक कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी कि 40 क्षेत्रों में 32 सांस्कृतिक एक तरह से भारत के स्थल है। प्राकृतिक लिस्ट के अंदर भारत के 7 क्षेत्र है जो नेचुरल साइट है, और एक है मिश्रित। और जो मिश्रित क्षेत्र है ना, उन मिश्रित क्षेत्र में एक सिक्किम के अंदर नेशनल पार्क है जो कंचनजंगा के नाम से है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। सन 2016 में यूनेस्को लिस्ट में ये गया था, ये मिश्रित कैटेगरी में है। वैसे 2016 में एक साथ भारत के 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा टॉपिक हम लेके आएंगे कि भारत के जो 40 क्षेत्र है ना, वो 40 कौन कौन से क्षेत्र है, कब कब शामिल किए गए थे, किस टाइप के क्षेत्र है और कहां पर वो स्थित है। ठीक है, तो कंचनजंगा के साथ 2016 में चंडीगढ़ का जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है उसको भी शामिल किया गया था। 2016 में नालंदा यूनिवर्सिटी को भी शामिल किया गया था, और 2016 में कंचनजंगा को भी शामिल किया गया था। लेकिन कंचनजंगा एक मिश्रित है, तो मिश्रित जो स्थल है वो कंचनजंगा, बाकी 7 प्राकृतिक स्थल है। इन प्राकृतिक स्थलों में जैसे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन है। ठीक है, हमारे देश के अंदर दक्षिण भारत की अगर बात करें तो जो महाराष्ट्र के अंदर सह्याद्री श्रृंखला है, ये कई क्षेत्र है, टोटल कुल मिलाकर 7 है। तो इनके एक अलग से वीडियो आ जाएंगे, उस वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा। और 32 इसके अंदर सांस्कृतिक क्षेत्र है। ठीक है, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ताजमहल वगैरह सारी है। ठीक है, रानी की वाव गुजरात के अंदर, ताजमहल हो गया 1983 के अंदर शामिल किया गया था। तो ये सभी इसके अंदर शामिल है। वैसे रानी की वाव गुजरात वाला वो शामिल नहीं है यूनेस्को में अभी। तो इन सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। और अभी मैं वीडियो शुरू होने से पहले आपको बताया था कि 2021 दिसंबर के अंदर ही, आज की मॉर्निंग में, हमारे देश की जो दुर्गा पूजा है ना, उसको भी यूनेस्को के अंदर एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। ये कोई स्थल नहीं है, कभी इसको 41वां पॉइंट बना दो ना। तो इस दुर्गा पूजा को यानी कि भारत की दुर्गा पूजा को यूनेस्को के अंदर सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में रखा गया है 2021 के अंदर। तो ये भी बिल्कुल करंट है। ठीक है, बाकी 2 क्षेत्र मैंने आपको बता दिए। अब टोटल वर्ल्ड के अंदर 193 जो देश है ना यूनेस्को में, तो दुनिया में पहले नंबर पर यूनेस्को लिस्ट में कौन सा क्षेत्र है, सॉरी कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा स्थल उस देश के यूनेस्को लिस्ट में शामिल है। तो देखिएगा वर्ल्ड के अंदर यूनेस्को लिस्ट में, वर्ल्ड लिस्ट की अगर बात करें ना, तो पहले नंबर पर इटली है। इटली के टोटल 58 क्षेत्र इसके अंदर शामिल है। भारत के मैंने बताए थे 40 क्षेत्र शामिल है, लेकिन इटली के 58 क्षेत्र। 58 क्षेत्रों के साथ इटली दुनिया में टॉप पर है यूनेस्को लिस्ट में अपनी धरोहरों के कारण। ठीक है, सेकंड नंबर पर इसमें चाइना है, 56 इसके अंदर है। और थर्ड नंबर पर इसमें जर्मनी है, जर्मनी के 51 यानी कि 51 क्षेत्र है। तो ये यूनेस्को के क्षेत्रों की बात की मैंने। भारत के 2 क्षेत्र हाल ही में शामिल हो चुके हैं, और बाकी जो है इसके 40 क्षेत्र है उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो यूनेस्को है ना, ये दुनिया के अंदर काफी अवार्ड भी हर साल एक तरह से प्रदान करता है। और दुनिया के अंदर यूनेस्को नामक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड के अंदर 22 पुरस्कार वर्ल्ड के अंदर हर साल या साल में
एक बार या 2-3 साल में एक बार, मतलब कोई फिक्स नहीं है पुरस्कार, हर साल ही दिए जाए। इसके काफी पुरस्कार है, टोटल 22 पुरस्कार है। ये पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिए जाते हैं, टोटल 22 पुरस्कार। तो आपको 22 के 22 याद नहीं करने हैं। जैसे कि एसएससी अगर एग्जाम के तरीके से हम याद करते हैं तो ज्यादातर एक पुरस्कार यूनेस्को का हर साल किसी न किसी पेपर के अंदर हमें देखने को मिलता है, और इंपॉर्टेंट वो पुरस्कार हर साल पेपर के अंदर पूछा जाता है, और वो पुरस्कार हर साल दिया जाता है। उन टोटल 22 पुरस्कार में जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है ना, सबसे मेन जो पुरस्कार है, सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है यूनेस्को का, वो है गुलेर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ये पुरस्कार वर्ल्ड के अंदर पत्रकारिता के अंदर दिया जाता है यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। गुलेर्मो केनो एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, उस इंसान के नाम पर यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। दोबारा पुरस्कार का नाम सुन लेना, गुलेर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ठीक है, वैसे वर्ल्ड प्रेस जो डे है वर्ल्ड के अंदर 3 मई को वर्ल्ड प्रेस डे मनाते हैं प्रतिवर्ष वर्ल्ड के अंदर। तो ये पुरस्कार 2021 की हम बात करें ना, तो करंट में पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, हर साल दिया जाता है यूनेस्को का। 2021 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, गुलेर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 में मारिया रेसा जी को दिया गया है। ये मारिया रेसा वही है फिलीपींस की महिला जिसको 2021 का पीस में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो मारिया रेसा को 2021 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड यूनेस्को का प्रदान किया गया है, गुलेर्मो केनो अवार्ड प्रदान किया गया है। अगर एक बैक पॉइंट याद करना चाहे, 2020 में पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 2020 में कोलंबिया से संबंधित है जिनेथ बिडेन लिमा। जिनेथ बिडेन लिमा, इसको 2020 का ये पुरस्कार दिया गया था। तो यूनेस्को के काफी पुरस्कार होते हैं, हर साल दिए जाते हैं, कोई 2 साल में एक बार दिया जाता है, कोई 3 साल में एक बार। उन टोटल 22 पुरस्कारों में एक सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, मैं एक ये बता रहा हूं, ये वाला, तो आप इसको थोड़ा सा याद करना। ठीक है, सेम उसी तरह वर्ल्ड में जो यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया के अंदर जो बुक है, आजकल वर्ल्ड के अंदर बुक की जो कॉपी, एक तरह से कॉपीराइट होता है वर्ल्ड के अंदर, तो वर्ल्ड के अंदर इस कॉपीराइट को रोकने के लिए हर साल यूनेस्को वर्ल्ड में एक शहर दुनिया में चिन्हित करता है जो यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो 2021 के लिए यूनेस्को लिस्ट में, वर्ल्ड बुक कैपिटल लिस्ट में कौन सा शहर शामिल हुआ है, हमें वो याद करना है। तो देखो, यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल लिस्ट, हर साल यूनेस्को इस लिस्ट में किसी ना किसी शहर को शामिल करता है हर साल। तो 2000 अगर हम 21 की बात करें, 2021 में इस लिस्ट में एक तबलिसी नामक शहर है, तबलिसी जो जॉर्जिया नामक कंट्री के अंदर पड़ता है। तो इस 2021 के अंदर तबलिसी नामक शहर को यूनेस्को के वर्ल्ड बुक कैपिटल लिस्ट में शामिल किया गया। ये तो है करंट की बात 2021 के लिए, लेकिन हमें कुछ बैक और कुछ आगामी पॉइंट भी याद करने हैं। ठीक है, यूनेस्को की इस लिस्ट में, यानी कि वर्ल्ड बुक कैपिटल लिस्ट में 2019 का जो शहर की बात करें हम, तो शारजा शहर को शामिल किया गया था, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर पड़ता है शारजा शहर। 2020 में इस लिस्ट में कुआलालंपुर को शामिल किया गया था, मलेशिया के अंदर पड़ता है। 21 का मैं बता चुका हूं, तबलिसी को शामिल किया गया है, जॉर्जिया। 2022 की अगर बात करें ना, तो एक शहर है गवादलजरा, मैक्सिको का एक सिटी है ये। तो 2022 के लिए आगामी अनाउंस हो चुका है, ये यूनेस्को के वर्ल्ड बुक कैपिटल लिस्ट में शामिल होने वाला शहर है गवादलजरा 2022 के लिए। यहां तक ये 2023 का भी अनाउंस हो चुका है। 2023 के लिए यूनेस्को की इस लिस्ट में कौन से शहर को एक तरह से शामिल किया गया है, तो एक शहर है अकरा नाम का। ठीक है, ये अकरा एक घाना कंट्री है, घाना, इस घाना देश की राजधानी है अकरा, जिसका करेंसी कैडी के नाम से जानी जाती है। तो घाना देश का अकरा सिटी 2023 के लिए, 2022 के लिए ग्वादलजरा, 2021 के लिए तबलिसी, 2020 के लिए कुआलालंपुर, 2019 के लिए शारजा, ये यूनेस्को की वर्ल्ड बुक कैपिटल लिस्ट में शामिल होने वाले कुछ शहर थे। इन लिस्ट की अगर बात करें, इन शहरों की बात करें, तो इस लिस्ट में हमारे भारत का भी एक शहर शामिल हो चुका है। हमारे हिंदुस्तान का इस लिस्ट में शामिल होने वाला जो पहला शहर था ना, वो सन 2003 में भारत का अपना जो न्यू दिल्ली है, वो नई दिल्ली को 2003 के अंदर यूनेस्को की वर्ल्ड बुक कैपिटल लिस्ट में शामिल किया गया था। तो ये कुछ अपडेटेड पॉइंट थे यूनेस्को के हाल ही में रिसेंटली के। बाकी मैं इससे पहले यूनेस्को के अंदर जो 39 और 40 जो क्षेत्र है, वो मैं आपको रामप्पा मंदिर एंड धोलावीरा इनके बारे में बता चुका हूं। तो ये कुछ पॉइंट थे यूनेस्को के। तो आशा करता हूं ये एक छोटा सा पॉइंट आपको, ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।